मध्यकालीन भारत के इतिहास के हमारे पहले वीडियो में अरब और तुर्क आक्रमण का विशद अध्ययन आप लोगों ने किया था। आज इस श्रृंखला में हम दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं दिल्ली सल्तनत वस्तुतः 5 राजवंशों को समाहित किए हुए है। हम 5 राजवंशों का अध्ययन करेंगे। उसमें गुलाम वंश प्रथम राजवंश है जो 1206 से 1290 तक प्रभाव में रहेगा और इसके 11 शासक शासन करेंगे। उनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात तो खिलजी वंश जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की जाएगी। ये मात्र 30 वर्षों के लिए खिलजी वंश का प्रभाव रहेगा। केवल 30 वर्ष अर्थात 5 राजवंशों में जो सबसे कम अवधि का शासन है, अल्प अवधि जो रही है, वो खिलजी वंश की रही है। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन है। इसके पश्चात जो तुगलक वंश है वो 1320 से 1414 AD तक रहेगा और तुगलक वंश का काल आप स्वयं देख पा रहे हैं कि ये सबसे दीर्घावधि का काल है। ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है इस वंश का और ये परीक्षा उपयोगी है। इसका शासनकाल इसी तुगलक वंश का एक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक होता है, जिसके काल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सबसे विस्तृत होता है। यानी जो गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी और वो सबसे विस्तृत हुई तुगलक के काल में मोहम्मद बिन तुगलक का जो क्षेत्र था वो सर्वाधिक व्यापक था। इसके पश्चात तो सैयद वंश की स्थापना होती है और इसकी स्थापना खिज्र खां ने की है। 1414 से 1451 तक ये आप देखा जाए तो खिलजी वंश के बाद इसका दूसरा सबसे छोटा काल है। इसके पश्चात जो है अंतिम राजवंश लोधी वंश है। 1451 में बहलोल लोधी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और इब्राहिम लोधी न केवल इस वंश का अंतिम शासक रहता है बल्कि समस्त दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। और इब्राहिम लोधी को जब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर पराजित कर देता है तो उसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। तो परीक्षा की दृष्टि से आप पहले तो इन 5 राजवंशों का क्रम महत्वपूर्ण है कि क्रमिक रूप से दिल्ली सल्तनत के राजवंश का क्रम। दूसरा कि प्रथम दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश था, तो स्लेव डायनेस्टी या ममलूक वंश भी इसको कहते हैं। और जो अंतिम राजवंश था वो लोधी वंश है। सबसे लंबी अवधि का शासन तुगलक का और सबसे कम अवधि का शासन खिलजी का। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिनसे प्रश्न उठते हैं, आप वो मस्तिष्क में समाहित रखें। कुतुबुद्दीन ऐबक वस्तुतः मोहम्मद गोरी द्वारा खरीदा गया एक गुलाम था और उसके स्वामी भक्ति और उसकी दूरदृष्टि, उसकी प्रतिभा के बल पर वो जो है स्वयं उच्च पदों पर पहुंचा था। जब जो है मोहम्मद गोरी भारतीय क्षेत्रों को विजिट करके अपने गौर प्रदेश लौट गया तो यहाँ पर 4 उसके जो गुलाम थे उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। 3 अन्य एल्दौज और कुबाचा तथा बख्तियार खिलजी थे। इनका जो है इन चारों को जो है अलग अलग क्षेत्रों का शासन दिया गया था। इनमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक को हासिल हुआ था वो दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र
कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था, जबकि बंगाल और बिहार का क्षेत्र बख्तियार खिलजी को मिला था। इससे पूर्व हमने जो है वीडियो में बताया है कि बख्तियार खिलजी ने कैसे नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को ध्वस्त कर दिया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी उसने ध्वस्त कर दिया था। हमारे जो है सबसे बड़ी विरासत के रूप में 4 विश्वविद्यालयों के नाम उल्लेखनीय है। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला है, जो भारत का पहला विश्वविद्यालय कहें या विश्व का ये पहला विश्वविद्यालय है। आयुर्वेद के लिए जाना जाता था और यहाँ का ही प्रख्यात आचार्य चाणक्य थे और संस्कृत व्याकरण के जानकार पाणिनि यहीं से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त जो है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा जो बौद्ध धर्म की है उसे ऑक्सफोर्ड कहा गया है और जो है यहाँ पर ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र था। यही के पुस्तकालय को बख्तियार खिलजी ने जलवा दिया था। इसके अतिरिक्त विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा दिया था। वल्लभी गुजरात का विश्वविद्यालय भी प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में उल्लेखनीय है। यहाँ पर प्रशासनिक शिक्षा दी जाती थी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है, वैसे ही उस समय वल्लभी गुजरात का जो ये विश्वविद्यालय था वहाँ पर प्रशासनिक शिक्षा दी जाती थी। तो ये मैं गुलाम वंश के बारे में आज रखूँगा। गुलाम वंश का अध्ययन करने के लिए मैं 2 भागों में प्रस्तुत करूँगा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक वस्तुतः वो गोरी का गुलाम होता है और वो जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का जो है मुखिया बनता है, लेकिन उसने अपने को कभी स्वतंत्र शासक नहीं घोषित किया, उसने सुल्तान भी नहीं घोषित किया। उसने ना तो अपने सिक्के चलवाए और ना ही स्वयं का खुतबा पढ़वाया। वो स्वयं को केवल जो है गोरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने के लिए वो गोरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा। उसने जो है मलिक या सिपह सालार की उपाधि से ही स्वयं को संतुष्ट रखा, यानी दिल्ली सल्तनत का वो मुखिया जरूर था और उसे जो है भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। अपने उदात्त हृदय, अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण उसे जो है लाख बख्श कहा जाता था। अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था और जो है इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने और उसकी दानी प्रवृत्ति के कारण ही उसको हातिम द्वितीय कहा है। उसे जो है हातिम द्वितीय कहा है। उसे जो है कुरान कंठस्थ थी, इसलिए उसे एक उपाधि कुरान खा के उपाधि से भी नवाजा गया है। कुरान खा की उपाधि से नवाजा गया है क्योंकि वो जो है धार्मिक पुस्तक को कुरान के प्रतियों को कंठस्थ किए हुए था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य के विस्तार पर उतना ध्यान नहीं दिया। उसने जो गोरी द्वारा विजित क्षेत्र थे जो प्राप्त हुए थे उसी में स्थायित्व स्थापित करने का प्रयास किया। उसके समय जो उसके प्रतिद्वंदी थे जैसे कुबाचा एल्दौज और बख्तियार खिलजी, उनके साथ तो उसको निपटना था, तो उसने जो है एल्दौज और कुबाचा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और जो है विद्रोह की संभावना का अंत किया। यानी राजनीतिक स्थायित्व कायम करने के लिए
उसने ज़्यादा तरजीह दी, बल्कि इस बात की नहीं कि वो नए क्षेत्रों को विजित करे। तो यहाँ पर साथियों जो कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर योगदान देखा जाए तो 4 वर्ष के अल्प अवधि के शासन में उसका योगदान स्थापत्य के क्षेत्र में जरूर कहा जा सकता है। पहली बात तो उसने जो है दिल्ली में एक मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद वस्तुतः वहाँ पर जैन मंदिर जो है निर्माणाधीन थे। 27 जैन मंदिरों को ये कहा जाता है तुड़वा करके उसने वहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ये जो है दिल्ली सल्तनत द्वारा निर्मित पहली मस्जिद है दिल्ली की, और भारत की पहली मस्जिद कह लीजिए। लेकिन अरब व्यापारियों ने इससे पहले मालाबार तट पर पहली मस्जिद केरल में बनवाई है। तो यदि ये कहा जाए कि तुर्की शासकों द्वारा भारत में पहली मस्जिद कौन सी है, तो आप उसका उत्तर देंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, जो जैन मंदिर जो निर्माणाधीन थे उनको तोड़वा करके बनवाई गई थी। इसके अतिरिक्त ये 2.5 दिन का झोपड़ा, एक जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा वो जो है निर्माण करवाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो निर्मित है वो भी एक मस्जिद ही है। वस्तुतः एक चौहान शासक थे विग्रहराज विशल देव, उनकी एक संस्कृत पाठशाला थी जिसे संस्कृत विश्वविद्यालय आप कह सकते हैं। उस पाठशाला को तुड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी जो 2.5 दिन में तैयार हो जाए वो उसका निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त जो स्थापत्य के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो ये कि एक प्रसिद्ध दिल्ली के सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में उसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। बस उस कुतुब मीनार की एक मंजिल ही तैयार हो पाई थी, तभी वो जो है 1210 में जब वो लाहौर में चौगान खेल रहा था तो घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की असामयिक मृत्यु हो गई। उसके दरबार में, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में जो है कुछ साहित्यिक व्यक्ति रहते थे, उनमें प्रमुख हैं हसन निजामी जो ताजुल माशिर के लेखक हैं। ताजुल माशिर एक कृति है हसन निजामी की जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे, उन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त फखरुद्दीन ने इसी काल में तारीख मुबारक शाही नामक एक कृति की रचना की है। अचानक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका जो है पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था। अतः वो जो है वहाँ पर जो तुर्क अमीर थे उन्होंने उसे हटा करके उसके दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया। इल्तुतमिश वस्तुतः ऐबक का गुलाम था। गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और उस समय गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे, और गुलामी से, दास्ता से मुक्ति उन्हें तभी मिलती थी जब वो एक मात्रा में धन अदा करते थे। तो दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ये पहले दास थे। शासक बनने से पूर्व ये दासत्व से मुक्त हुए हैं, तब ये शासक बने हैं। यहाँ पर इल्तुतमिश के बारे में जो कहा जाता है कि वो गुलामों का गुलाम था, स्लेव ऑफ स्लेव्स, गुलामों के गुलाम के रूप में उसे जाना जाता है। आप इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। इल्तुतमिश का काल जो है 1210 से 1236 रहता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसके पीछे कारण है, यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और ऐबक को संस्थापक कहा जाता है, लेकिन
बिल्कुल वैसे ही जैसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम होता है, वैसे ही जो आमूलचूल परिवर्तन लाता है और एक बड़ी व्यवस्था कायम करता है, तो उसमें जो है इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा गया। वास्तविक संस्थापक होने के पीछे जो रीजन दिए गए, क्या कारण थे, तो पहली बात तो ये कि इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। दूसरा ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक केवल सिपह सालार और मलिक की उपाधि से ही अपने को संतुष्ट रखा था। वो गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम करता रहा था, लेकिन इल्तुतमिश पहला दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसने बगदाद के खलीफा मुंतसिर अल बिल्लाह को खिलवत भेंट की। उसमें उसके द्वारा खलीफा ने एक मानपत्र उसको प्रदान किया, जिससे उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यद्यपि महमूद गजनवी पहला सुल्तान धारित करने वाला शासक है, लेकिन महमूद गजनवी ने भारत पर कभी शासन नहीं किया। इसलिए भारतीय शासकों में यदि हम कहें कि कौन पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला है, तो इल्तुतमिश वो सुल्तान धारण करने वाला पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का। महमूद गजनवी चूंकि गजनी क्षेत्र का शासक था और गजनी का संबंध भारत से था नहीं, इसलिए आप प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को ही मानेंगे। तो सुल्तान की उपाधि धारण किया था बगदाद के खलीफा मुंतसिर अल बिल्लाह से, और उनसे मानपत्र प्राप्त किया था। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि उसने जो है 40 तुर्क सरदारों के दल का गठन किया था। ये शक्तिशाली सरदार जो थे वो उसकी हर कार्य में मदद करते थे। वो जो है चाहे सैन्य अभियान हो, राजनीतिक आर्थिक मामले हो, इन सब में जो है तुर्क चालीसा के जो शक्तिशाली सरदार होते थे वो उसकी मदद करते थे। ये जो है आगे भी इनका प्रभाव रहेगा। तुर्क चालीसा को तुर्क चिहलगानी भी कहा जाता है। तो तुर्क चालीसा का गठन सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही किया। इसके पश्चात तो उस समय मंगोलों के आक्रमण का खतरा दिल्ली सल्तनत पर था। वैसे तो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का खतरा मंडराया करता था। यहाँ पर मंगोलों के खतरे से बचने के लिए दो महत्वपूर्ण उसने कार्य किए थे। एक तो पहले वो जो है सुरक्षित राजधानी वो दिल्ली लेकर के आया, और दूसरा उसने एक दिल्ली में हश्म-ए-कल्ब नाम से एक केंद्रीय सेना गठित की। क्योंकि जो है हो सकता है जागीरदार या इक्तेदार वो सेना न ला पाए, और दिल्ली में यदि केंद्रीय सेना बनी है तो कम से कम जो है ऐसे असामयिक आक्रमणों से लोहा लिया जा सके। अतः उसने जो है हश्म-ए-कल्ब नाम से एक केंद्रीय सेना गठित की। मंगोलों के आक्रमण के संदर्भ में मैं बता दूं, पहले तो मंगोल एक बर्बर जाति थी जो चीन के गोबी मरुस्थल से संबंधित थी। यहाँ का महान आक्रमणकारी चंगेज खां था। चंगेज खां के एक भाई की हत्या ख्वारिज्म शासक जलालुद्दीन मंगबर्नी ने कर दी थी। तो जलालुद्दीन मंगबर्नी का पीछा करते हुए चंगेज खां भारत आया। जब ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबर्नी भारत आकर के इल्तुतमिश से शरण मांगी, तो इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और जो है मंगबर्नी को शरण नहीं दी, और जो है इससे दिल्ली पर आसन्न जो मंगोल आक्रमण का खतरा था वो टल गया। आगे जो है बढ़ते हैं। चंगेज खां के संदर्भ में आप सभी समझ गए, और चंगेज खां वापस लौट गया। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलवाए।
शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये 2 अरबी शैली के सिक्के सबसे पहले भारत में चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वो जो है भारत में मकबरा शैली का जनक है। पहला मकबरा उसने भारत में बनवाया है। उसके बड़े पुत्र का असामयिक निधन हो जाता है और वो ही उसका योग्य पुत्र था, लेकिन जब वो उसका निधन हो जाता है तो उसी का मकबरा वो जो है बनवाता है। और जो है स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान नहीं कहा जा सकता है इल्तुतमिश का, लेकिन फिर भी कुतुब मीनार का जो अधूरा निर्माण कार्य था उसको पूर्ण कराने में इल्तुतमिश का योगदान होता है। उसने जो है कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल को पूर्ण करवाया था और जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य उसी के द्वारा पूर्ण कराया गया। यहाँ पर मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्य जोड़ना चाहूँगा। कुतुब मीनार के निर्माण, उसके मरम्मत में कई सुल्तानों ने योगदान दिया। पहली बात तो कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने किया। इसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने जब जो है 1369 में बिजली गिर जाने से इसकी मंजिलें ध्वस्त हो गई, तो फिरोज शाह तुगलक ने न केवल उन मंजिलों की मरम्मत करवाई बल्कि 5वीं मंजिल और इस कुतुब मीनार की बनवा दी। तो वर्तमान में 5 मंजिलें हैं। इसके पश्चात जो है एक भूकंप से 1505 में भूकंप से इसकी मंजिलें क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो सिकंदर लोदी ने पुनः मरम्मत करवाया है। सिकंदर लोदी। इसके पश्चात ये तो सुल्तानों का योगदान है। एक ये कहा जा सकता है जो कुतुब मीनार के सामने अलाई दरवाजे का निर्माण स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। तो कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के 5 सुल्तानों का योगदान कुतुब मीनार में है। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा सिकंदर लोदी। और अप्रत्यक्ष रूप से चूंकि अलाई दरवाजे का निर्माण कराने का श्रेय अलाउद्दीन को जाता है, तो वो भी इन 5 दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को अब मन मस्तिष्क में सुरक्षित रखेंगे। इसके पश्चात जो है जो वर्तमान में अंग्रेजों के काल में कह लें, अंग्रेजों के काल में एक रॉबर्ट स्मिथ नामक अंग्रेज है जो है इस कुतुब मीनार को जो है का जीर्णोद्धार करता है। कुतुब मीनार के जीर्णोद्धार में रॉबर्ट स्मिथ नामक अंग्रेज का योगदान है, उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। रॉबर्ट स्मिथ ने 1803 में रॉबर्ट स्मिथ द्वारा 1803 में रॉबर्ट स्मिथ द्वारा इस कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार करवाया जाता है। तो ये तथ्य आप अपने दिमाग में समाहित रखें। इस कुतुब मीनार में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है और 1993 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया। वर्ल्ड हेरिटेज में कुतुब मीनार को 1993 में शामिल करने का कार्य किया है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। यहाँ पर अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य जैसे मदरसा ए मुइज़्ज़ी, एक मदरसा, पहला मदरसा वो मोहम्मद गोरी की स्मृति में इल्तुतमिश दिल्ली में बनवाता है। इसके बाद जो है जो उसके नाम से महत्वपूर्ण बात है कि इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली प्रारंभ की। इक्ता प्रणाली
के तहत क्या होता था कि एक भूमि का टुकड़ा, एक जागीर टाइप की, वो जो है इक्तेदारों को दी जाती थी। इक्तेदार अपने सैन्य अभियानों का खर्च, प्रशासनिक खर्च उसके राजस्व से, उसके लगान से वसूलते थे, और शेष जो धन बचता था, शेष लगान उनके पास बचता था, वो जो है केंद्रीय राजकोष में देते थे। जो शेष राजस्व दिया जाता था, वो कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, वो फवाजिल कहा जाता था। फवाजिल कहा जाता था। शेष जो राजस्व होता था उसे फवाजिल कहा गया है। इक्ता प्रणाली के अंतर्गत जो फवाजिल शब्द आया है वो वह है कि जब इक्तेदार अपनी जो है प्रशासनिक खर्च और अपने जो है सैन्य खर्च को निकाल करके जो राजकोष में बचता था उसे जो जमा करते थे केंद्रीय राजकोष में, वही फवाजिल था। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। उसके काल में जो है उसने अपने महल के आगे एक घंटा लगवा दिया था। लाल वस्त्र धारण करके कोई भी आम व्यक्ति उस घंटे को बजा करके न्याय की गुहार कर सकता था। सुल्तान वो जो है न्याय देने के लिए सदैव तत्पर रहता था। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे जहांगीर ने एक जो है न्याय की जंजीर लगवाई थी अपने महल से, वैसे ही इल्तुतमिश ने न्याय का घंटा लगवाया था। और एक जो है पद भी, अमीर ए दार नामक एक पद सृजित किया था। उसके दरबार का जो दरबारी ऐतिहासिक व्यक्ति था वो मिनहाज उस सिराज, उसने प्रामाणिक इतिहास लिखा है दिल्ली सल्तनत का। उसकी एक कृति है तबाकत ए नासरी, जो महत्वपूर्ण है तथ्यों की दृष्टि से। इल्तुतमिश ने जब देखा कि उसके पुत्र उतने योग्य नहीं हैं, तो उसने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी योग्य और प्रतिभा संपन्न पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किंतु जब 1236 में उसकी मृत्यु हो गई तो जो है रुकनुद्दीन फिरोज जो उसका पुत्र होता है, उसकी माँ शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना देती है। वो अयोग्य रहता है। और इसी बीच जब रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर एक अभियान पर होता है, तभी वो रजिया उसकी पुत्री वो जनता के समक्ष, दिल्ली की जनता के समक्ष लाल वस्त्र धारण करके उपस्थित होती है और न्याय की गुहार करती है। दिल्ली की जनता का जन समर्थन देखते हुए तुर्क ए चालीसा के सरदार और अमीर वो जो है रजिया को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना देते हैं। रजिया 1236 में दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका बन जाती है। पहली महिला मुस्लिम शासिका बनने का गौरव रजिया को हासिल है। वो जो है यद्यपि भारत में अनेक महिला शासिकाएं इससे पूर्व रही, लेकिन पहली महिला मुस्लिम शासिका अगर देखें तो वो न केवल दिल्ली की बल्कि संपूर्ण विश्व की पहली महिला मुस्लिम शासिका होने का गौरव उसे हासिल है। रजिया अत्यंत प्रतिभा संपन्न योग्य थी। वो जो है पुरुष वेश में जब दरबार में आने लगी और जो है सैन्य अभियानों के लिए घुड़सवारी सीखना प्रारंभ कर दिया, तो वो जो है तुर्क अमीर और सरदार उससे असंतुष्ट रहने लगे। उसने जो है एक प्रभावी तुर्क सरदार याकूत से जो याकूत को अमीर आफूर के पद पर नियुक्त किया और याकूत से वो घुड़सवारी भी सीखती थी। रजिया सुल्तान पर एक फिल्म बनी हुई है जिसमें रजिया का रोल हेमा मालिनी द्वारा अदा किया गया, जबकि याकूत के रोल पर धर्मेंद्र, महान नायक धर्मेंद्र को दिखाया गया है। तो वो आमिर आफूर के पद पर होती है और सैन्य अभियानों की कला सीखती है, घुड़सवारी सीखती है। पुरुष भारतीय सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना, इन सब बातों से सरदार और तुर्क अमीर जो है असंतुष्ट रहते हैं। इसी बीच क्या होता है कि भटिंडा का सूबेदार अल्तूनिया वो पंजाब में विद्रोह कर देता है। पंजाब में इस विद्रोह की जब सूचना मिलती है तो रजिया स्वयं इस विद्रोह के दमन के लिए पहुंचती है
और सफलतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर देती है। किंतु इसी बीच दिल्ली में षड्यंत्र के द्वारा याकूत की हत्या कर दी जाती है। अब ये जब उसे सूचना मिलती है तो अपनी शक्ति वृद्धि के लिए वो अल्तुनिया से निकाह करती है। अल्तुनिया के साथ वो अब दिल्ली की ओर बढ़ रही होती है। तभी वो जो है कैथल के निकट रात्रि में विश्राम हेतु एक शिविर लगाए हुए थी। तो वहाँ पर रात्रि में हिंदू डकैतों ने उसको घेर लिया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी। उसमें ये कहा जाता है हिंदू डकैतों को तैनात करने के पीछे उसके भाइयों का षड्यंत्र था। और ये कहावत कही जाती है कि जो है रजिया फंस गई गुंडों में, तभी से ये कहावत बहुत प्रचलित है। 13 अक्टूबर 1240 को वो उसकी हत्या हो जाती है। रजिया की असफलता का प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो इतिहासकारों का मानना है कि उसमें सभी प्रशासनिक क्षमताएं थी। वो योग्य, प्रतिभा संपन्न, प्रभावी शासिका थी, लेकिन उसकी असफलता का प्रमुख कारण केवल और केवल उसका स्त्री होना था। एक तथ्य आप यही याद रखेंगे, अगर रजिया सुल्तान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी चीजें हैं तो पहली बात तो ये है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के चयन में पहली बार जन भावनाओं को कब देखा गया, कब जन भावनाओं को तरजीह दी गई। तो रजिया सुल्तान के मामले में जनता, दिल्ली की जनता रजिया के पक्ष में थी। तो ये प्रश्न बनता है। और दूसरा ये कि रजिया की असफलता का प्रमुख कारण क्या था। तो रजिया की असफलता का प्रमुख कारण केवल उसका स्त्री होना था। अब इसके बाद बहराम शाह, वो 1240 से 1242 के बीच रहता है। बहराम शाह के समय एक जो है एतिगन शक्तिशाली तुर्क सरदार होता है, वो एक नया पद सृजित करवा देता है, नाइब ए मुमलिकात। नाइब ए मुमलिकात का पद इतना शक्तिशाली हो जाता है कि सुल्तान के बाद वो सबसे शक्तिशाली पद माना जाने लगता है। और सुल्तान की भांति उसके महल के सामने भी हाथी तैनात होने लगे और नौबत बजने लगी। तो ये जो है नाइब ए मुमलिकात आगे आप देखेंगे कि इतिहास को प्रभावित करेगा। इसके पश्चात मसूद शाह 1242 से 1246 के बीच रहता है। लेकिन इन सभी शासकों को अगर हम सुल्तानों को देखें तो इनका कोई बड़ा योगदान नहीं है। इसके बाद नसरुद्दीन महसूद शाह है जो सबसे अब प्रभावी शासक होगा, वो बलबन होगा। गुलाम वंश का जो हमारा दूसरा भाग रहेगा वो बलबन के इतिहास से संबंधित रहेगा और उसी के साथ गुलाम वंश पूर्ण हो जाएगा। इस पहले भाग में मसूद शाह तक आप लोग अध्ययन करेंगे। आज के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको एक बार मैं पुनः रिवीजन करा दूं कि पहली बात तो दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश कौन कौन से हैं, वो क्रमिक, उनकी क्रमिकता को आपको दिमाग में रखना है। दूसरा प्रश्न उठता है कि सबसे अल्पावधि शासन किस वंश का था। तो अल्पावधि का शासन सबसे जो है खिलजी वंश का था, मात्र 30 वर्ष के लिए। और सर्वाधिक लंबा शासन किसका था, तो तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा लंबा शासन था। इस वंश का जो मतलब गुलाम वंश का या कह लें दिल्ली सल्तनत का पहला शासक आप कुतुबुद्दीन ऐबक को कहेंगे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जरूर है, वास्तविक संस्थापक हम इल्तुतमिश को कहेंगे। इसके बाद जो है इल्तुतमिश किन किन कारणों से वो जो है वास्तविक संस्थापक है, तो आप देख रहे हैं कि वो पहला सुल्तान है जो दिल्ली राजधानी करता है, वही पहला सुल्तान है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। वो जो है बगदाद के खलीफा से मानपत्र प्राप्त करने में सफल रहता है। उसके ही समय हश्म कल्ब नामक एक केंद्रीय सेना आती है, उसी के समय एकतादारी प्रथा आती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है आप अपने दिमाग में रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जैसे 2 साहित्यिक व्यक्ति, वो आप दिमाग में रखेंगे कि हसन निजामी जो ताजुल मासिर का लेखक होता है वो वस्तुतः कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि होता है। उसी प्रकार मिनहाजुस सिराज
जिसने प्रामाणिक इतिहास लिखा है उसे आप याद रखेंगे। और इसमें जो रजिया से जुड़े 2-3 पॉइंट हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार ये पहला भाग समाप्त होता है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।